नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे पहली बार में आप सिलेक्शन ले सकते हैं एमपीपीएससी में। जो आप बार बार बुक्स नोट्स ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, नोट्स कैसे बनाए जाए, रिमोट एरियाज में रहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करते हैं। पहले भी हम इस प्रकार के 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको आज कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा डिटेल में। और सबसे पहले हम कुछ आपके ही कमेंट्स लेते हैं और उन कमेंट्स का एक एक करके रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर दीपक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मुझे एमपीपीएससी की बुक्स के बारे में बताइए, मैं कौन सी बुक राइडिंग करूँ। तो दीपक शर्मा जी, बुक राइड करना है तो कोई भी ले लो। रीडिंग करने के लिए कुछ सिलेक्टेड बुक लेना, ठीक है। वो सिलेक्टेड बुक क्या रहेंगी, मैं आपको इसी सीरीज में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि अगर आप पीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अलग अलग टॉपिक, जैसे इसमें आपका सिलेबस आता है कि पॉलिटी भी पढ़ना है, इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इसमें जियोग्राफी भी कवर करना है, इसमें साइंस टेक भी आएगा। तो उस सारी चीज़ों के लिए कुछ बुक रहती हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं, वो आपको एक बार ले लेना चाहिए। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी या डेमोक्रेसी के लिए आपको आज के समय में लक्ष्मीकांत की किताब लेकर के उसको रीडिंग मार देना चाहिए। और वो भी लेटेस्ट जो एडिशन आया है वो बहुत अच्छा है, खूब सारे उसमें अपडेट किए गए हैं, तो उसको करना चाहिए। जियोग्राफी भूगोल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप महेश बड़वाल की किताब लेकर के स्टार्ट कर दें। कुछ टॉपिक रहते हैं जो उसमें नहीं मिलेंगे, तो उन टॉपिक को जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तब जा कर के दूसरी बुक मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, इतिहास, तो इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी पुरानी बुक है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम की किताब आती है, उसमें भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक इलाहाबाद से यूनिक गाइड आती है, उसमें हिस्ट्री बहुत ही अच्छी दी हुई है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर मध्य प्रदेश एमपी के बारे में क्या करेंगे, तो एमपी के बारे में सबसे अच्छी किताब तो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती थी, मोटी वाली। बट जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो उसका इतना कुछ वेटेज कम हो गया है। अब उसका आप जो मैग्रो हिल की एक बुक आती है वो ले सकते हैं। अरिहंत का पब्लिकेशन एमपी का आता है वो भी ले सकते हैं। आप कोई भी किताब ले लो, मगर साथ ही साथ रोजगार निर्माण पढ़ते रहना, आपका एमपी कवर हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और डिटेल में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। एक दूसरा कमेंट है, पूनम सिंह, ये कहते हैं थैंक यू सर, राइटिंग मेंस जब हम करते हैं तो वो रटने वाली किताबी भाषा हो या जो हम सरल शब्दों में समझ पाते हैं वैसे लिखें। देखिए पूनम जी, हर व्यक्ति का अपना लेवल रहता है चीज़ों को समझने का और चीज़ों को लिखने का। कुछ लोग नॉर्मल बात को जब लिखने बैठते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, वो खुद ही ऐसी भाषा लिख लेते हैं जो किताबों में भी नहीं मिलती है। और मेजर जो यहाँ पर एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ों को समझ तो जाते हैं अगर कोई उनको समझा दे, लेकिन जब लिखने में या एक्सप्लेन करने में जाते हैं तो वो फिर अपनी एक इजी सी भाषा को बोलते हैं। तो सरल भाषा में लिखा जा सकता है, मगर वो सरल भाषा ऐसी होना चाहिए कि कंटिन्यूटी बना के रखे, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से लिंक बना के रखे, तो आप उस भाषा को यूज कर सकते हैं। और हर चीज़ रटने वाली नहीं होती है, आपस में बोलचाल में से भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको और मैं ज़्यादा आपको हिंट दूँ, आप जब मेंस राइटिंग करें तो मेंस राइटिंग में एक हारमोनी होना चाहिए। यानी एक ऑर्केस्ट्रा कैसे बनता है, ऑर्केस्ट्रा में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जब एक लय और एक धुन पर साथ में बजते हैं तब जाके म्यूजिक निकलता है। उसी प्रकार से जब आप मेंस चाहे सिंपल वर्ड्स में लिखें, चाहे आप साहित्यिक लैंग्वेज में लिखें, वो जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर वे में दे रहे हैं, 1 बाई 1 करके सीक्वेंस बना के दे रहे हैं, तो उसको नंबर देने पड़ेंगे, ठीक। अगला चित्रांश श्रीवास्तव जी, आपके एमपीपीएससी में निबंध कैसे लिखें, हेडिंग बना के या विदाउट हेडिंग। निबंध में फ्लो चार्ट, एरो डायग्राम डाल सकते हैं। तो आपने कभी देखा कि किसी ऐसे में निबंध में फ्लो चार्ट ऐसे डायग्राम बने हों? तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ कि ऐसे तो निबंध लिखते समय ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। आप निबंध में कुछ हेडिंग ले सकते हैं, बिल्कुल। पहले तो पीएससी हेडिंग के साथ ही निबंध लिखवाता था, आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और निबंध लिखने के लिए
कुछ आप मार्केट में जाएंगे तो रेफरेंस बुक मिल जाती हैं, उनको ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक निबंध बोध की एक बुक आती है, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 200-250 टॉपिक पर ऐसे मिलेंगे, वो ले सकते हैं। परीक्षा मंथन के भी कुछ स्पेशल एडिशंस आते थे जिसमें निबंध लिखे हुए रहते हैं, उनको ले सकते हैं। एडिटोरियल पढ़ें न्यूज़पेपर का, निबंध लिखने का आर्ट आप वहाँ से सीख जाएंगे, और आगे चलकर हम इसमें और चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके बाद अगला कमेंट है प्रांजल दीक्षित, इनका कहना है आफ्टर 2020 एमपीपीएससी चेंज पैटर्न। नहीं पता आप ये कहाँ से ये सारी खबरें सुन लेते हैं। एमपीपीएससी का पैटर्न तभी चेंज होगा जब यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर देता है। पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने पैटर्न को बदलता है, तब जाकर के स्टेट पीएससी उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होना है, ये वैसा ही रहेगा। और सेकंड थिंग, बहुत सारे लोगों में र्यूमर चल रहा है कि इलेक्शन ईयर है तो इस बार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन से एमपीपीएससी यूपीएससी की वैकेंसी का कोई रिलेशन नहीं होता। आज अगर 18 में जैसे एमपीपीएससी स्टेट असेंबली का इलेक्शन है, तो आप 5 साल पहले भी तो एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश में स्टेट असेंबली का इलेक्शन था, तब क्या एमपीपीएससी की वैकेंसी नहीं आई थी? यानी 18 से 5 साल बैक में चलते हैं, 2013 एमपीपीएससी आई थी, 12 में एमपीपीएससी हुई थी, और एमपीपीएससी ने जब ब्रेक दिया था तो 2011 में दिया था जब कोई इलेक्शन नहीं था, राइट। आप कभी भी चेक कर लें, किसी भी स्टेट के इलेक्शन से, किसी भी लोकसभा के इलेक्शन से कभी भी पीएससी अपने एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सेट पैटर्न है, उसी पर चलेगा। अगला कमेंट है मोनिका पवार, नमस्ते सर। नमस्कार। एमपीपीएससी की मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, प्री से लेके मेंस तक बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट होते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। उन पेपरों को सॉर्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। एक और कमेंट हमने यहाँ पर साकेत श्रीवास्तव जी, एक क्वेश्चन था कि सर जो SC/ST एक्ट 2018 में हुए जो बदलाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। ठीक है, आपका आदेश। क्यों ये एक्ट फिर से पुरानी कंडीशन में लागू हो गया है? तो साकेत जी, थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं पूरा डिटेल में पढ़ें, आधी अधूरी जानकारी पढ़ करके आप अपने व्यू ना बनाएं। पहली बात, SC/ST एक्ट जो है वो 2018 वाला नहीं है। SC/ST एक्ट जो दिया था 1989 वही सिलेबस में है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना डिसीजन दिया था कि पुलिस इस एक्ट के अंतर्गत विदाउट इन्वेस्टिगेशन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। वो वहाँ पर दोषी हैं या नहीं, इस बात की जांच नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाए, देन उसके बाद गिरफ्तारी हो। इस बात को लेकर बेमतलब का हंगामा किया गया, और उस हंगामे से ये सरकार इतनी डर गई कि अब एक बिल लेकर आती है, अमेंडमेंट करना चाहती है। तो बिल जब पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, उसके बाद भी जब पीएससी के सिलेबस में नोटिफाइड होगा कि अब ये अमेंडमेंट एक्ट 18 या 19 वाला है, तब हम इसको करेंगे। तब तक हमें इतना ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सुरभि गुप्ता, इनका क्वेश्चन है, आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन होना चाहिए, हियर इज नो कोचिंग, प्लीज गाइड मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीसीएस। तो सुरभि जी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। एक फैक्ट आप समझ लें कि स्टेट पीएससी में सिविल सर्विस में जितने भी लोग आते हैं वो स्मॉल टाउन से ही आते हैं। उनका जो पृष्ठभूमि रहता है, बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल बहुत डाउन टू अर्थ रहता है। 80 से 85% लोग उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जैसा आप बता रहे हैं। तो ये कोई चैलेंज नहीं है कि स्मॉल टाउन में रहते हैं तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, कोई कोचिंग नहीं है तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप 6 to 12 की जो आपके सिलेबस की किताबें रहती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशल साइंस, इनको पढ़ लें, पुराने 4-5 साल के पेपरों को देख लें, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ बुक मार्केट में मिलती हैं, कुछ नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, उनको ले करके अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं,
अगर आप चाहें तो। और क्या करना चाहिए, तो आप हमारे लेक्चर कंटिन्यूस देखें। यहाँ हम प्री मेंस क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है 2 लाइन में, 100 वर्ड में, 300 वर्ड में, एज इट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये ही तो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम दुबे, सर प्लीज गाइड मी हाउ टू मेक प्रॉपर नोट्स फॉर मेंस और प्री। सेम टॉपिक के एक नोट्स कैसे बनाएं प्री और मेंस के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। प्री और मेंस के लिए नोट्स आप बना सकते हैं सिमिलर टॉपिक का, जैसे 40% जो सिलेबस है एक जैसा रहता है। जैसे मैं आपको बात करूं कि प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, मेंस में भी हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रीलिम्स में हम क्या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेसिडेंट ये कौन से आर्टिकल में, एग्जीक्यूटिव हेड है तो आर्टिकल 52 या 53 क्या आएगा, ठीक है, इसके इलेक्शन का प्रोसेस वो कहाँ पर दिया हुआ है, वो 55 में दिया है, ये कैसे होता है तो इलेक्टेड होता है 54 में लिखा है, इसको क्या रीअपॉइंट कर सकते हैं तो 57 में लिखा है। यानी ऐसी चीज़ें हमें याद रखते हैं। अब इसको हम मेंस के रूप में देखें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस लिखना है, तो हमें कुछ आर्टिकल स्किप कर सकते हैं। तो आर्टिकल इतने से इतने, पार्ट इतने में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं, वोट वैल्यू निकाली जाती है एमएलए के, एमपीच की। तो ऐसे करके जहां आप जब मेंस डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो उन आर्टिकल को साइड में मेंशन करते जाओ, एक ही टॉपिक आपको बार बार काम आएगा। प्री में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेंस में भी हिस्ट्री आता है। जैसे आपने प्री में पढ़ा फॉर एग्जाम्पल मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी को आपने पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उसने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, ये सब चीज़ें मेंस में एम्फेसिस फोकस करते हैं। मौर्य से संबंधित सांस्कृतिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ऐसे करके एक टॉपिक पर क्वेश्चन बना सकते हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि इसकी खुदाई कब की गई थी, कौन सा नगर किसके किनारे था, ठीक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, ग्रीनरी कहाँ पर मिली थी। मेंस में सिस्टमेटिक पढ़ा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं बता दो, इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनकी विशेषताएं बता दो, ये अगर कृषि कार्य करते थे वो बता दो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट उसको तैयार किया जा सकता है। अगर एक जैसे टॉपिक हैं तो उस पर आप मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग बना लें, और प्रीलिम से जुड़े हुए जो फैक्ट रहते हैं उनको साइड में किसी दूसरे कलर के पेन से लिख सकते हैं। ऐसे करके वो नोट्स बन जाते हैं। एक और कमेंट है अरुणा मिश्रा, क्लास लेक्चर वीडियो अवेलेबल हो तो प्लीज़ सेंड। अरुणा जी, क्लास के जो लेक्चर रहते हैं उन वीडियो को हम डालते ही रहते हैं, और जो भी ये वीडियो आप देखते हैं ये क्लास के ही वीडियो हैं। बस अंतर इतना है कि क्लास के वीडियो में फैकल्टी सामने दिखाई देती है, इन वीडियो में आपको फैकल्टी दिखाई नहीं देती है, स्क्रीन दिखाई देती है। वो भी जानबूझ करके इसलिए ऐसा करते हैं कि जिससे आपकी विजिबिलिटी क्लियर रहे, और फिर भी हम टाइम टू टाइम वो वीडियो दिखाते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वॉइस क्लियरिटी नहीं आती है, इसलिए हम उसको रोक देते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी, ये तो कमेंट थे जो आप करते रहते हैं, जिनके आंसर आपको चाहिए थे। तो कुछ सारे कमेंट्स को तो हम नहीं ले पाए, बट जो संभव था उनको ले पाए। नेक्स्ट टाइम हम फिर कोशिश करेंगे सभी कमेंट्स को लेने के लिए। अब यहाँ पर वे लोग जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, या ये वे लोग जो पहले से लगे हुए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है, स्पेशली वो एमपीपीएससी को टारगेट करते हैं, वो क्या करें। तो आपको मालूम है कि पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, देन फिर मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी फर्स्ट और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2। आप सभी इसमें वेल नोन फैक्ट है कि GS1 ये मेरिट में काउंट होता है, और GS2 पेपर जो है एप्टीट्यूड वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जनरल को इसमें 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं, अदर कैटेगरी वालों को 33, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। अब ये जो पहला पेपर है इससे मेरिट बनेगी, यानी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें अराउंड आपको 80 क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए, तो आप सेफ जोन में रहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। इससे कम होने पर फिर वही है, ऊपर वाले की कृपा पर आपकी कृपा अटक जाएगी, या तो निर्मल बाबा के पास जाओ, गोलगप्पे खाओ, तो वहाँ से सिलेक्शन होगा। मैं तो मान के चलता हूँ, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि 80-85% के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को बना के चलो, ठीक। कट ऑफ कभी भी 80 तक, 80 से ऊपर बहुत रेयर केसेस में जाता है। मैंने तो नहीं देखा पिछले 5-7 सालों में कि कभी 80 के प्लस में गया हो।
तो आप 80-85 करो, सेफ जोन, एक क्वेश्चन गलत 4-5 डिलीट किए जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, उन सब से आप बच जाओगे। ठीक है। अब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, चाहे आप घर में रहें चाहे कोचिंग क्लास में जाएं, उन सब से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो प्री मेंस जिसका जो सिलेबस रहता है वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उस सिलेबस को आप ले लें, प्रिंट आउट करा लें, उसकी कटिंग करके उसको पढ़ें थोड़ा प्रॉपरली। प्रीलिम्स की स्टार्ट करते हैं तो प्रीलिम्स पढ़ें, मेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो मेंस पढ़ें। अब पिछले 5 सालों के, एटलीस्ट 4 से 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पहले मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ, जीएस पेपर 1 के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जो भी अवेलेबल है उनको आप कलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर आप क्या काम करेंगे कि उन क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए, है ना। जैसे 2018 का पेपर प्रीलिम्स का लिया, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चनों पर मार्किंग कर ली, देन यही काम 17 में किया, 16, 15 में कर लिया। अब इन सारे क्वेश्चनों को अपनी एक नोटबुक में, एक रजिस्टर में उतारो, नोट करो, ईयरली साइड में क्वेश्चन लिखेंगे, ईयर डाल देंगे। ऐसा ही काम आप पॉलिटी के लिए करो, यही काम आप साइंस टेक के लिए करो, यही एमपी के लिए करो, यही स्पोर्ट के लिए करो, यही जियोग्राफी, यानी जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए उनको करो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनको हम इनमें कहीं फिट नहीं कर पाते, तो उनको मिसलेनियस के नाम से, विविध के नाम से आप नोट डाउन करो। हर ईयर में आप ये भी नोट करो कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के कितने आए थे। ये 5 साल के क्वेश्चन जब आप नोट करोगे, आप ये सोचो कि 1 घंटे में कर लूँगा, ऐसा मत करना। आप आराम से टेक योर ऑन टाइम, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लो। एक दिन में 1 साल के जो क्वेश्चन है उनको नोट कर लो, अगले दिन फिर कर लो। 5 साल से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो आप क्वेश्चन नोट कर चुके हो उनको पढ़ो और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करो कि सिलेबस के आसपास ही क्वेश्चन पूछ रहा है या बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनको समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका आंसर क्या होगा, इनको हम किससे रिलेट करें। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम होती है। इतना काम जब आप कर लेते हैं तो अब आप 30 से 40% रेडी हो जाते हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। और 30 से 40% की प्रिपरेशन सिर्फ इतने काम से हो गई तो समझ लो अब आप अपने गोल की ओर प्रोग्रेसिव है, आपको आपका गोल लक्ष्य जल्दी से मिलेगा। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, अब आप स्टार्ट करते हैं कि पेपर 1 में ये काम किया, उसके बाद डेली न्यूज़पेपर एमपीपीएससी है तो मैं ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम रहते हैं, इंग्लिश मीडियम कम रहते हैं, बट एक लोकल पेपर जैसे हम मतलब रीजनल लेवल का माने, ये नई दुनिया या दैनिक भास्कर जो भी अवेलेबल रहे, एक पेपर आप हार्ड कॉपी के रूप में, यानी पेपर वाले को पैसे दो और वो पेपर आपके घर में फेंके। दूसरे पेपर को आप अपने सॉफ्ट कॉपी यानी मोबाइल या लैपटॉप पे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ये अपनी हैबिट में डाल लो कि डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, न्यूज़पेपर की पिक्चर सामने रखकर कि कौन सी खबर आपको पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। ठीक है, मगर ये आपको करना है। डेली डोज हो गया। इसके साथ साथ एमपीपीएससी देना चाहते हो तो एक बेरोजगार निर्माण, सॉरी है तो नाम उसका रोजगार निर्माण पत्र, मगर बेरोजगारों के लिए निकलता है ये। हर मंडे आता है, 10 रुपीज इसका प्राइस रहता है। तो एक महीने में लगभग 4 आपको रोजगार निर्माण पेपर खरीदने हैं। ये इसलिए खरीदना है कि एमपीपीएससी यानी एमपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं रहती हैं वो किसी दूसरे मैगजीन या पेपर में रेयर से रेयरेस्ट केसेस में निकलती हैं या पब्लिश होती हैं, मगर इसमें ये शासन का पब्लिकेशन है, मध्य प्रदेश शासन का, तो उसमें सारी योजनाएं क्रमबद्ध रूप से रहती है। तो इसलिए आप उसको लें। उसमें से 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको नोट डाउन करें, कोई योजना आती है, अथवा नोट डाउन करना आपको बहुत मुश्किल लगता है तो उस पेपर की कटिंग करके अपनी एक फाइल में लगाते जाओ। सिर्फ फाइल में लगाना भर नहीं है, पहले पढ़ लेना है, कुछ उस पर अंडरलाइन कर लेना है, वो काम करना है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, उसमें से कुछ कटिंग करने की या नोट डाउन करने की आपको अगर आवश्यकता है तो करें, नहीं तो इसका एक ऑप्शन आएगा। अब आप क्या करेंगे, मंथली एक मैगजीन खरीदेंगे जो करंट अफेयर जीएस की आती है। और यहाँ पर भी मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों, कोई एक मैगजीन आप जरूर परचेज करें।
और दूसरी जो मैगजीनें आती हैं दुनिया भर के आज के समय आपको करंट मंथली मिल जाती हैं, थोड़ा वो सस्ती भी रहती हैं, 20-25 रुपए की मिलती हैं, बट आप समझो कि सिर्फ एक साल में आपको सिलेक्शन लेना है, 12 मैगजीन लेनी होगी, क्योंकि एक महीने में एक निकलती है। पीडी का ऑन एन एवरेज 60 से 70 रुपीज़ के अराउंड प्राइस रहता है, तो आप इसको परचेज करें। इसको परचेज नहीं करना चाहते तो क्रॉनिकल ले लें। इसके अलावा जो निर्देशिका और ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि वो सब चीज़ें आपको लेनी है। ठीक, अब क्या पढ़ना है इसमें से? आपने पूरे 1 मंथ क्या पढ़ा था? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब मैगजीन आपके हाथ में आएगी, यानी जो पत्रिका रहेगी उसमें वही न्यूज़ रहेगी जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगिता दर्पण, जैसे उसमें आपने देखा होगा पहला लिखा रहता है राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे ये इंग्लिश मीडियम का पिक्चर दिया हुआ है तो नेशन। अब इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन भी किया जा रहा है। तो ऐसे करके आप देखें, जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज टुडे गुडविल विजिट टू नेपाल, तो ये नेपाल की विजिट में गई थी। अब हमें इस पॉइंट में क्या नोट कर लेना है, कब गई थी, डेट, ठीक है। वहाँ इनकी मीटिंग किससे हुई थी? अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है तो दो देशों के बीच में कोई ना कोई समझौते तो हुए होंगे, वो यहाँ पर मेंशन किए होंगे और उन पर अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही अगले उसमें जाएंगे, वहाँ पर कोई न्यूज़ मिलेगी, उसको अंडरलाइन कर लो, मेजर कुछ पॉइंट आता है, तो ऐसे करके आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है, ठीक। फिर इसी मैगजीन में नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल, देश दुनिया की खबरें, वर्ल्ड। यहाँ पर भी ये चीज़ें देखो कि इंडिया के रिलेवेंट में कोई न्यूज़ आ रही है। हमारा पीएम तो चूंकि बाहर घूमते ही रहते हैं, हमारे पीएम बाहर गए, किसी देश के साथ कोई समझौता हुआ, कोई बाहर से कोई आता है तो उसके साथ कोई ट्रीटी समझौता कुछ होता है, कुछ वर्ल्ड लेवल पर कोई मेजर घटना हो जाती है, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पर आप अंडरलाइन करो, ठीक है, अंडरलाइन करके छोड़ देना है। तो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। देन अगला उसमें आपको मिलेगा, ये कुछ पेज बीच में मिल जाते हैं रीजनल, यानी राज्य की खबरें, जैसे एमपीपीएससी देना चाहते हो तो मध्य प्रदेश बजट के बारे में यहाँ पर कुछ की फैक्टर आए, ये आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। अगला पेज इसमें आता है स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में देखें कोई ऐसी ट्रॉफी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कुछ है, उसको पढ़ो, ठीक। यहाँ पर वही सब रिपीट होगा जो आप न्यूज़पेपर में एक साल में 1 मंथ में आपने पढ़ा था। पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा, देन अब वही न्यूज़ आपकी आंखों के सामने मैगजीन के सामने आ जाती है, ठीक है। तो रिवीजन हो गया। फिर ऐसे ही इसमें एक पेज मिलता है आपको इकोनॉमिक सेक्शन का, वो भी पढ़ा जा सकता है, ठीक। फिर इसमें कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स आते हैं, कुछ विविध तथ्य आते हैं, किसका अपॉइंटमेंट, ये दुर्घटना, उसका निधन हुआ, और एक इसमें सार संग्रह करके पेज आते हैं 2-3, उसमें अलग अलग टॉपिक क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री के भी रहेंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, वो आप रख लो। अब आपने सब पे अंडरलाइन कर दिया एक पेन दे करके, देन कुछ नहीं करना, और ये पूरे एक दिन में नहीं पढ़ना है। इतने ही पेज इस मैगजीन में काम के थे जो आपको पढ़ने थे। इसके अलावा उस मैगजीन में टेस्ट पेपर रहते हैं, अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं, किसी में बैंक का हुआ होगा, कहीं एसएससी, किसी दूसरे स्टेट पीएससी का, यूपीएससी का, तो वो आपकी मर्जी है, उनको पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ें। सिर्फ इतना काम आपको 30 दिन में करना है। तो 30 दिन में कितने पेज? हार्डली 60 पेज होते हैं। 2 पेज अगर एक दिन में आप कंप्लीट करोगे तो ये मैगजीन कवर हो जाती है, ठीक। ऐसा करके रख देना है। नेक्स्ट मंथ फिर यही प्रोसेस रहेगा। अब जब आपके एग्ज़ाम की डेट आएगी, ठीक है, तब आपको क्या करना है? तब ये जो मैगजीन्स आपने रखी हुई थी एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने या 20 दिन पहले, ये सब निकाल लेनी है, और जहाँ जहाँ आपने अंडरलाइन किया था उसको अब करेंगे नोट डाउन, यानी अब आप खुद नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर के। कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको विद प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, और ऐसे करके हम आपको सारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर देंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी कोचिंग क्लास में जाने की, किसी से कुछ पूछने की कि क्या करना है। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को करने में, तो जब टाइम लगता है तो एक लाइन आती है, याद किसी की है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो आप एक दिन में ऐसा सोचो कि सब कुछ हो जाए, नहीं हो सकता, मगर होगा, ये श्योर है, होगा।